नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति की 52वीं बैठक में 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 4 परियोजनाओं की समीक्षा। पीएम ने मिशन मोड में कार्य करने के दिए आदेश। भारत की अध्यक्षता में आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल की घटनाओं को किया जा रहा है याद। तत्कालीन इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लागू कर नागरिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर लगाए थे सख्त प्रतिबंध। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंपों से कांपी धरती। कई इमारतें ढही, बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां इस समय वेनेजुएला में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके थे। एक के बाद 1 मिनट के भीतर ही ये 2 शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे इमारतें ढह गई हैं और राहत बचाव वहां पर जारी किया गया है। कई इमारतें और घर ढहे हैं और राहत बचाव कार्य जारी किया गया है। वेनेजुएला से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएसजीएस ने भारी जनहानि की आशंका जताई है। एक ही मिनट के अंदर 2 बड़े झटके यहां पर महसूस किए गए। राजधानी कराकस में भूकंप से तबाही की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियां वहां पर जुट गई हैं। बता दें आपको कि ये वेनेजुएला से खबर आ रही है। भूकंप के बाद जारी सुनामी की चेतावनी फिलहाल वापस ले ली गई है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वहां की जो एजेंसी है, राजधानी कराकस में भूकंप से तबाही मची है और कई लोगों की जाने जाने का खतरा यहां पर जताया जा रहा है। इमारतें ढह गई हैं। काफी तेज भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। एक ही मिनट में तकरीबन 2 बड़े झटके आए, जिसमें 7.5 और 7.2 तीव्रता के ये भूकंप के झटके थे। भूकंप के कारण काराकास और आसपास के इलाकों में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि कुछ इमारतें ढह गई हैं। और फिलहाल अभी वेनेजुएला के अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सेवा तीर्थ में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। करीब 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजनाएं 4 राज्यों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न सिर्फ लागत बढ़ाती हैं, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती हैं। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने तथा उच्चतम स्तर पर उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और एआई सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जागरूकता, रोगियों के फॉलोअप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयं सेवकों की एक टीम गठित करने का सुझाव दिया। और इसके साथ ही पीएम ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का
सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए समय पर कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। और भारत की अध्यक्षता में आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है और इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक भारत को विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और समावेशी वैश्विक ऊर्जा के भविष्य में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता इस वर्ष बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आधारित है। और कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड के ढहने की घटना से जुड़े मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जॉय सूर्या मुखर्जी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों का इलाज कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। सेना, NDRF, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और अब तक 25 से ज्यादा मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई और हर संभव मदद का वादा किया है। उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना। और पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस हादसे को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कामों का नतीजा मौजूदा राज्य सरकार नहीं भुगतेगी। Will take appropriate action. For the next 1 month till 31st of July, all construction, new construction work has to be stopped till audit is done in KMC area. Until and unless audit is done, no construction work will start. We will not pay the price of what the previous Mamata Banerjee government has done it. We will not pay the price. और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पड़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब इंतजार बस कुछ दिनों का। रोबोट तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। अब फैसला होगा हुनर, तकनीक और टीम वर्क का। एक मैदान, एक लक्ष्य, एक विजेता। DD रोबोकॉन 2026 कुंग फू क्वेस्ट 4 और 5 जुलाई 2026 लाइव DD स्पोर्ट्स, YouTube और वेब्स पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है।
साल 1975 में 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसा चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तरह कब्जाने की कोशिश की थी। आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने न केवल संविधान को बदलने का प्रयास किया बल्कि न्यायपालिका की शक्तियों को भी काफी कम करने की कोशिश की और इसी वजह से न्यायालयों के अधिकारों और शक्तियों को भारी आघात पहुंचा था। इंदिरा गांधी की सरकार ने कार्यपालिका की शक्तियों को असीमित कर दिया था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को काफी सीमित कर दिया गया था और इसी वजह से न्यायिक समीक्षा की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रूप से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। बारह जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। AN रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो AN रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो वैसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से छीन लिया था। सरकार का दमन चक्र चला तो न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही। नागरिक अधिकारों के लिए मुखर वकीलों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मार्च 1976 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैम्बर बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया। फिर बारी आई ऐसे फैसले सुनाने वाले हाईकोर्ट जजों की जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ फैसले सुनाए थे। इन आदेशों को पारित करने वाले कई जजों को बदले और कई को तबादले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका पर हमले का सबसे बड़ा शिकार बने थे जस्टिस HR खन्ना। तब भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस खन्ना का नाम सबसे आगे था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। लेकिन ADM जबलपुर केस जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था, इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक
और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, ये बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना शहरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए पक्के घरों का सपना पूरा कर चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते अब तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वजह से अनेक परिवारों का वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। आम जनमानस को ध्यान में रखकर शुरू की गई इन पहलों से करोड़ों लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसी ही एक पहल है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस योजना की शुरुआत 11 साल पहले 25 जून 2015 को हुई थी। इसके तहत अब तक करोड़ों देशवासियों को उनका अपना पक्का मकान मिल चुका है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते अब तक करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। ये योजना महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। इसके तहत बड़ी संख्या में परिवार की महिला मुखिया को पक्के घर का मालिकाना हक मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वजह से अनेक परिवारों का वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ वो परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग में आते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से नए घर बनाने, खरीदने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर सब्सिडी भी मिलती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार लोगों के पक्के घरों का सपना पूरा करने के लिए खुलकर आर्थिक सहायता दे रही है।
सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 98 लाख 61 हजार मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं इनमें से लगभग 96 लाख परिवारों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। करीब 10 लाख घरों का निर्माण नई तकनीक के आधार पर किया गया है। इस योजना में अब तक करीब 8,79,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने 2,09,000 करोड़ रुपए की सहायता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जिनमें से केंद्र द्वारा 1,80,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के भी करोड़ों नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सफलता के बाद सरकार ने इसका विस्तार करते हुए सितंबर 2024 में इसके दूसरे चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली सरकार ने राजधानी में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की बैठक में डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय के नए परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर दिल्ली के धीरपुर में करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस परिसर पर लगभग 1,668 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित परिसर में करीब 8,000 विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जबकि पहले चरण में 5,400 छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसंरचना तैयार की जाएगी। परियोजना में छात्रावास, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास, शैक्षणिक भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, पार्किंग और 2,500 सीटों वाला सभागार भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये परियोजना दिल्ली में उच्च शिक्षा के ढांचे को नई मजबूती देगी और विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और खेल की खबरों में आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने विश्व कप में अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में टीम को जीत मिली है, जबकि पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम को हार का सामना करना पड़ा। मध्यम क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी और खराब क्षेत्र रक्षण के कारण महिला T20 विश्व कप में भारत का अभियान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी इन कमियों को दूर करना चाहेगी। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने सह मेजबान कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अंतिम 32 में जगह पक्की कर ली है। मुकाबले में पहले हाफ में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ की शुरुआत में रूबिन वर्गास ने गोल कर स्विट्जरलैंड को बढ़त दिलाई और इसके 11 मिनट बाद ही जोहान मैनजाबी ने दूसरा गोल दागकर टीम की स्थिति मजबूत कर दी। कनाडा ने 76वें मिनट में प्रॉमिस डेविड के गोल्स के अंतर कम किया, लेकिन वापसी नहीं कर सका और इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड की टीम नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। तो वहीं हार के बावजूद कनाडा ने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास में पहली बार विश्व कप के नॉकआउट दौर में प्रवेश करने में सफलता हासिल की है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप बी में बोस्निया और हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। मुकाबले की शुरुआत से ही बोस्नियाई टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में बढ़त हासिल कर ली। कतर ने वापसी की कोशिश करते हुए एक गोल दागकर अंतर कम किया, लेकिन बोस्निया के खिलाड़ियों ने लगातार दबाव बनाए रखा और दूसरे हाफ में 2 और गोल कर टीम ने जीत सुनिश्चित कर ली और इस जीत के साथ ही बोस्निया और हर्जेगोविना ने नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया है, जबकि कतर को लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। फीफा विश्व कप के ग्रुप सी में भी ऐसा ही खेल देखने को मिला। एक अन्य मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले में ब्राजील ने शुरुआत से ही गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और अपने तेज आक्रमण के दम पर स्कॉटिश रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। पहले हाफ में बढ़त हासिल करने के बाद ब्राजील ने दूसरे हाफ में 2 और गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर दी। स्कॉटलैंड ने मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन ब्राजील की मजबूत रक्षा और प्रभावी मिडफील्ड के सामने उसे सफलता नहीं मिली और इस जीत के साथ ही ब्राजील ने नॉकआउट दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं पर ही खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।
है।